रदरफोर्ड के बाद। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, उसने एक गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के कुछ डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स दो डिफेक्ट्स उसने दिए थे। एक डिफेक्ट उसका ये था कि जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उसने अपना जो मॉडल था ना उसने दिया था क्लासिकल थ्योरी पे, मैक्सवेल की क्लासिकल थ्योरी पे, और उसके अकॉर्डिंग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए और एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ठीक है, ये उसका एक डिफेक्ट था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो एटम की, क्योंकि एटम तो स्टेबल है वो कहता, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एटम को गिर जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को एटम न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए था। एक उसका ये फॉल्ट था। दूसरा उसकी थ्योरी में क्या डिफेक्ट था, दूसरा वो ये कहता था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे थे कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। जैसे कि लाइट जब गुजरती है, किसी भी हम कंटेनर में गैस फिल करें और उसमें से लाइट गुजरे तो वो जो लाइट स्प्लिट होगी फिर अपने कलर्स में, तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। ठीक है, अब उन दोनों डिफॉल्ट्स को क्लियर किसने किया, बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी ने। अब बोहर ने कहा कि एटॉमिक थ्योरी जो थी रदरफोर्ड की वो ठीक थी, उसमें जो उसने बातें, काफ़ी सारी बातें उसकी ठीक थी, लेकिन कुछ बातें उसकी गलत भी थी, और उन जो गलत बातें थी उनको ठीक किसने किया था, उसको बोहर ने ठीक किया था अपने एटॉमिक थ्योरी में। अब बोहर जो था ये बड़ा तेज था। रदरफोर्ड ने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, रदरफोर्ड ने जो है वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसने पेपर वर्क भी किया, लेकिन जो बोहर था ना उसने सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क किया। इसने दूसरों की थ्योरीज को लिया, इसने पिछली थ्योरीज को लिया और उनकी थ्योरीज को लेके इसने अपनी थ्योरी बनाई। कौन सी थ्योरीज इसने, एक तो इसको रदरफोर्ड का मॉडल था इसके जहन में कि भाई उसने ये डिफॉल्ट्स है उनको मैंने ख़त्म करना है, उनको मैंने क्लियर करना है, देखना है भाई मसला कहाँ पे आ रहा है। और दूसरा इसने थ्योरी किसकी ली, इसने थ्योरी ली मैक्स प्लैंक की। मैक्स प्लैंक की थ्योरी ली। मैक्स प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, मैक्स प्लैंक कहता था कि एनी एटम और मॉलिक्यूल कैन emit or absorb energy in discrete amount, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूसली नहीं करता, बल्कि डिस्क्रीट अमाउंट में एक एटम या मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है। तो फिर नील बोहर ने इससे अपना एक जो है ना पर्सपेक्टिव दिया। इसने कहा कि इसका मतलब है अगर एटम और मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं एनर्जी एमिट करते, बल्कि वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं डिस्क्रीट अमाउंट में। तो डिस्क्रीट अमाउंट में एब्जॉर्ब या एमिट करने का मतलब ये है कि फिर इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका फिर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी नहीं होगा। तो फिर इसने अपना मॉडल दिया। इसका मॉडल कैसा था, इसका मॉडल था कि ये है न्यूक्लियस डेंस, ठीक है, ये है इसके गिर्द शेल्स, ये वाला मॉडल था एटॉमिक मॉडल नील बोहर का। इन शेल्स के नाम है KLM, N और आगे भी इसके शेल्स हो सकते हैं। अच्छा जी, ये नील बोहर का मॉडल था। इसने कहा कि अगर डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है ना, तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना तो वो फिर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक फिक्स ऑर्बिट है जिसके अंदर घूमने। फिर ही ऐसा होगा ना कि ना एनर्जी एमिट हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी सिर्फ एमिट और एब्जॉर्ब कब होगी, उसने कहा कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, उसका सिर्फ तब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी। अगर कम एनर्जी वाला है, कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इधर तो कम एनर्जी चाहिए थी, इधर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में वो जा रहा है, तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ से जब
बाहर जा रहा है यानी ज़्यादा एनर्जी वाले में जा रहा है तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। और जब बाहर से अंदर आ रहा है तो फिर क्या होगा, इसको इस तरह से एनर्जी को शो करते हैं वेव की फॉर्म में, तो फिर ये होगा कि एनर्जी एमिट होगी, अपनी एनर्जी को थोड़ा कम कर लेगा ना क्योंकि कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है। और अब उसने कहा कि जो चेंज आता है, हम साथ में अब इसके पॉइंट्स भी लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट बोहर का क्या था, बोहर क्या कह रहा था कि फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में घूमते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने एक ही ऑर्बिट में रहता है तो एनर्जी को ना एमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब कब होती है, जबकि वो मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। एनर्जी एमिट्स और एब्जॉर्ब्स कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो तभी एनर्जी जो है वो एमिट या एब्जॉर्ब होगी। अब वो जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है उसकी अमाउंट क्या होगी, तो उसके लिए उसने एक अपनी इक्वेशन दी। वो इक्वेशन उसकी क्या थी कि जो एनर्जी का चेंज आ रहा है ना, एनर्जी कम या ज़्यादा हो रही है, तो E2 माइनस E1 के जहाँ पे गया है और जो पहले वाला है, पहले जितनी एनर्जी थी और जो बाद में एनर्जी आई है ये वो है E2 माइनस E1, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी HV के। H क्या है और V क्या है, H है बोहर, इसका H जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट। वैल्यू इसकी क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल, ठीक है। और V क्या है, V है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये एनर्जी का चेंज आता है, ठीक हो गया। अगला पॉइंट क्या था, यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सिर्फ उन ऑर्बिट्स में मूव करेंगे कि जिनका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम हो, MVR, एंगुलर मोमेंटम क्यों कहते हैं, MVR को, MVR इज इक्वल टू ये एंगुलर मोमेंटम है। उसने कहा कि जब किसी ना किसी का कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा ना जहाँ पे वही उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। जैसे देखें आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैं कहती हूँ यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ नहीं मूव कर सकता, इधर मूव कर सकता, मैं कह रही हूँ इधर नहीं मूव कर सकता। इधर क्यों नहीं मूव कर सकता भाई, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो कोई नहीं होता, जीरो होता है। MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जीरो है क्योंकि H तो फिक्स है, 2π भी फिक्स है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा N क्या है, N हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और ये है ऑर्बिट नंबर 1, ये N यहाँ पे पहले वाला जो है उसके लिए N होगा 1, दूसरे के लिए N होगा 2, तीसरे के लिए N होगा 3। तो अगर ये हम लोग को कहते हैं कि N की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाए, तो फिर उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट के लिए N की जो वैल्यू थी, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम नहीं है। सिर्फ जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा, जहाँ पे MVR की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वहीं पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर बोहर की एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट होगी, बोहर के सारे पोस्टुलेट्स कंप्लीट हो गए। बोहर ने जो भी जो रदरफोर्ड था उसके एटॉमिक थ्योरी में जो डिफॉल्ट्स थे उनको भी दूर कर दिया, इसने बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया। लेकिन आपको पता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी भी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन इसके भी बाद में डिस्कवर हुए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। और यहाँ पे आज का टॉपिक क्लोज हुआ, हमारे अगले लेक्चर तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।